नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में महान्यायवादी, महाअधिवक्ता एवं सीएजी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये वीडियो नंबर 7 है और जिन्हें भी इसका PDF चाहे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। महान्यायवादी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? अटॉर्नी जनरल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अटॉर्नी जनरल बोला जाता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो जो महान्यायवादी होता है यह भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है। और नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जो है महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। किसके सलाह पर? तो मंत्री परिषद के सलाह पर। मंत्री परिषद के सलाह पर जो है राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। कोई व्यक्ति अगर महान्यायवादी बनना चाहता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनना चाहता है, तो उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? तो उसकी योग्यता होना चाहिए कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता होना चाहिए, तभी आपके महान्यायवादी बन सकता है कोई भी व्यक्ति। उसके बाद है विशेषता। इसकी विशेषता क्या है महान्यायवादी की? तो संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग लेना, लोकसभा और राज्यसभा। ध्यान से सुनिएगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के संसद की कार्रवाई में भाग लेता है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन जब कोई मुद्दे पर वोटिंग की बात आती है तो जो महान्यायवादी होता है वोटिंग नहीं करेगा, लेकिन अपना पक्ष रख सकता है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में जाकर बैठेगा और अपना पक्ष सुनेगा और अपना पक्ष भी रखेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वोटिंग के जब मामला आएगा तो वोटिंग महान्यायवादी नहीं करेगा संसद में। उसके बाद जो कार्यकाल कितना होता है? तो राष्ट्रपति के ये प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं। जब तक राष्ट्रपति का प्रसाद इनको मिलता रहता है तब तक ये पद पर रहते हैं। जैसे ही राष्ट्रपति का प्रसाद मिलना इनको बंद हो जाता है तो पद से हटा दिए जाते हैं। उसके बाद है पारिश्रमिक। जो पारिश्रमिक इनका जो है संविधान में तय नहीं किया गया है, तो राष्ट्रपति से नियुक्त करते हैं, तो राष्ट्रपति ही निर्धारित करते हैं कि कितना पैसा इनको दिया जाएगा मंथली। जो महान्यायवादी है इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 76 में से, नोट कीजिएगा, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। जो महान्यायवादी हैं इनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 76 में है। तो एक बार दोबारा देख लीजिए। जो महान्यायवादी हैं भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी हैं। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है और मंत्री परिषद की सलाह पर। योग्यता क्या होना चाहिए? तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता होना चाहिए। विशेषता क्या है? तो संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग लेता है, लोकसभा और राज्यसभा में, लेकिन वोटिंग नहीं करता है। अपना पक्ष रख सकता है लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता है। कार्यकाल क्या होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब तक राष्ट्रपति का प्रसाद मिलता है तब तक पद पर बने रहते हैं। जैसे ही राष्ट्रपति का प्रसाद मिलना बंद हो जाता है पद से ये हट जाते हैं। उसके बाद है पारिश्रमिक। संविधान में तय नहीं किया गया है, मतलब कि कितना वेतन दिया जाएगा इनको मंथली, तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो राष्ट्रपति ही इनके वेतन का भी निर्धारण करते हैं। उसके बाद है किस अनुच्छेद में जिक्र किया गया है महान्यायवादी का? तो अनुच्छेद 76 में जो है महान्यायवादी का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है महाअधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। तो इनके बारे में देखिए, जो आपके महाधिवक्ता हैं राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार हैं। जबकि महान्यायवादी कौन थे? जो महान्यायवादी थे भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी थे। जबकि जो महाअधिवक्ता हैं राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार हैं। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा जो है नियुक्ति किया जाता है महाधिवक्ता का। जबकि जो महान्यायवादी है उसकी नियुक्ति कौन करते थे? तो राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करते थे। योग्यता क्या होना चाहिए? तो आपके जो महान्यायवादी था, एक सेकंड, महान्यायवादी, उसमें योग्यता क्या था? तो उसमें योग्यता था कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की जिस भी व्यक्ति में योग्यता होगा वो आपके महान्यायवादी बन जाएगा। जबकि महाधिवक्ता में क्या है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता, मतलब कि जो हाईकोर्ट का कोई व्यक्ति जो हाईकोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है वो आपके राज्य सरकार का महाधिवक्ता बन सकता है। समझ गए ना यहाँ पर? उसके बाद है पारिश्रमिक कौन तय करता था महान्यायवादी में? राष्ट्रपति। जबकि राज्यों में कौन तय करेगा? राज्यपाल तय करेंगे पारिश्रमिक, कितना इनको वेतन दिया जाएगा मंथली, सालाना। कार्यकाल जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है। जबकि जो महान्यायवादी थे ये किसके प्रसाद पर्यंत रहते थे? राष्ट्रपति के, क्योंकि राष्ट्रपति ने नियुक्त करते थे। और जो
एडवोकेट जनरल है, इन्हें नियुक्त कौन करता है? तो राज्यपाल इन्हें नियुक्त करता है। उसके बाद है किस अनुच्छेद में जिक्र है महाधिवक्ता का? तो अनुच्छेद 165 में जिक्र है, अनुच्छेद 165 में। जबकि जो महान्यायवादी थे उनका जिक्र किस अनुच्छेद में था? तो अनुच्छेद 76 में उनका जिक्र था। ये सारे समझ गए ना? फिर समझा देते हैं दोबारा हम। महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल, तो राज्य सरकार का प्रथम विधि सलाहकार कौन होता है? तो महाधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल होता है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। इसकी योग्यता क्या होता है? तो हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति आपके महाधिवक्ता बन सकता है। पारिश्रमिक कौन तय करता है? वेतन भत्ता कौन तय करता है? तो आपके राज्यपाल तय करते हैं। जबकि जो महान्यायवादी था, महान्यायवादी, उसमें कौन तय करता था? राष्ट्रपति। कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, जब तक राज्यपाल का प्रसाद मिलता रहेगा, जब तक पद पर बने रहेंगे। उसके बाद है किस अनुच्छेद में जिक्र किया गया है एडवोकेट जनरल का? तो 165 में जिक्र किया गया है, 165 में जिक्र किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में देखिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि संवैधानिक, मतलब कि इनको जो किस अनुच्छेद में जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जिक्र किया गया है? तो जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, इनका जिक्र जो है अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 तक किया गया है। अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 तक किया गया है CAG का उल्लेख। और जो CAG है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाता है मंत्रिपरिषद के सलाह पर, मंत्रिपरिषद के सलाह पर। वेतन भत्ता कौन तय करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके समान इनको वेतन दिया जाता है। संविधान में लिख दिया गया है कि जितना आपके सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे उनको वेतन दिया जाएगा, उतना ही वेतन CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भी दिया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही इनको वेतन भत्ता दिया जाएगा। और इनका कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो जाए वो माना जाएगा। उसके बाद है इनका जो कार्य क्या होता है? तो केंद्र सरकार के लिए इनका कार्य क्या होता है? केवल लेखा परीक्षण करना। केंद्र सरकार के लिए इनका काम होता है केवल लेखा परीक्षण करना। जबकि राज्य सरकार के लिए इनका काम क्या होता है? लेखा एवं लेखा परीक्षण दोनों, लेखा एवं लेखा परीक्षण दोनों इनका काम होता है। उसके बाद है रिपोर्ट सौंपता है। रिपोर्ट किसे सौंपा जाता है? बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो केंद्र का लेखा रिपोर्ट होता है वो सौंपा जाता है राष्ट्रपति को। किसे? राष्ट्रपति को सौंपा जाता है। जबकि राज्य के जो लेखा रिपोर्ट होता है वो आपके राज्यपाल को सौंपा जाता है। जो केंद्र का लेखा रिपोर्ट होगा वो राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा, जो राज्य का होगा वो आपके राज्यपाल को सौंपा जाएगा। समझ गए ना? दोबारा बोल देते हैं एक बार फिर से। CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनका संविधान में जिक्र किया गया है अनुच्छेद 148 से 151 तक। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। वेतन भत्ता जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो जाए। कार्य इनका क्या? केंद्र सरकार के लिए केवल लेखा परीक्षण करना, राज्य सरकार के लिए लेखा एवं लेखा परीक्षण दोनों करना। रिपोर्ट किसे सौंपा जाता है? तो जो केंद्र का जो रिपोर्ट होता है वो आपके राष्ट्रपति को सौंपा जाता है। जो राज्य का रिपोर्ट होता है राज्यपाल को सौंपा जाता है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी या सलाहकार होता है तो कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है। आप सभी को याद भी हो गया होगा। महान्यायवादी अपना पद धारण करता है तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है। संसद के किसी सदन का सदस्य ना होते हुए भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता है। तो कौन? महान्यायवादी। आपको ध्यान रखना है कि जो महान्यायवादी होते हैं संसद के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी जाके भाषण देते हैं, सुनते हैं, कार्रवाई में भाग लेते हैं, लेकिन अपना मत नहीं देते हैं। अगर कोई मुद्दा पर अगर वोटिंग होता है तो वहाँ पर वोटिंग नहीं करेंगे। इतना आपको ध्यान रखना है। राज्य सरकार का प्रथम कानूनी सलाहकार कौन होता है? तो महाधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल होता है। कौन होता है? राज्य सरकार का प्रथम कानूनी सलाहकार कौन होता है? तो महाधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल होता है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है तो अनुच्छेद 148 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 148 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से हटाया जा सकता है। इसे पद से हटाया जा सकता है तो किस माध्यम से पद से हटाया जा सकता है? तो सबसे पहले समझिए कि जो आपके कैग थे,
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनका जो वेतन भत्ता किसके समान था, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान था कि नहीं था। तो इनको जो हटाने का प्रोसेस भी है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही इनको हटाने का भी प्रोसेस है। जिस रीति और आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी आधार से जो है कैग हैं उन्हें भी हटाया जा सकता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उन्हें किस प्रकार से हटाया जाता है, तो संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा के विशेष बहुमत के द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो उसी प्रकार से जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भी हटाया जाएगा। ये समझ लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन रिपोर्ट की जांच करती है, तो कौन करती है, लोक लेखा समिति करती है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो लोक लेखा समिति है उसमें लोकसभा कितने मेंबर होते हैं और राज्यसभा कितने मेंबर होते हैं, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद है कि केंद्र सरकार के लेखांकन के कार्य को कैग को अलग किया गया। केंद्र सरकार के लेखांकन के कार्य से जो है कैग को कब अलग किया गया, तो वर्ष 1976 से अलग किया गया। कब अलग किया गया, वर्ष 1976 में आपके अलग कर दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, विविध में लिखा गया है आपके वित्त आयोग और नियुक्ति वर्ष, अध्यक्ष और कार्यकाल। तो भारत के प्रथम वित्त आयोग कौन थे, भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो केसी नियोगी थे। कौन थे, केसी नियोगी, और इनकी नियुक्ति 1951 में किया जाता है और इनका कार्यकाल 52 से 57 तक रहता है। उसके बाद है वित्त आयोग का दूसरा अध्यक्ष कौन थे, तो के संस्थानम थे। इनका जो कार्यकाल है 57 से 62 तक रहता है। उसके बाद है तीसरा वित्त आयोग कौन थे, तो ए.के. चंदा थे और इनकी नियुक्ति 1960 में होता है और इनका कार्यकाल जो है 1962 से 66 तक रहता है। चौथा वित्त आयोग थे डॉक्टर पी.बी. राजमन्नार। डॉक्टर पी.बी. राजमन्नार, ये कभी कभी आपसे पूछा जाता है, और इनकी नियुक्ति कब हुआ था, तो 1966 में इनकी नियुक्ति हुआ था और इनका कार्यकाल जो है, इनका कार्यकाल कब से कब तक रहता है, तो इनका कार्यकाल जो है 1966 से 69 तक रहता है। यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, ये डेट छूट गया है। उसके बाद है कि पाँचवा वित्त आयोग कौन है, महावीर त्यागी हैं। इनकी नियुक्ति कब होता है, 1968 में, और इनका जो कार्यकाल है कब से कब तक रहता है, तो 1969 से 1974 तक। छठा वित्त आयोग कौन है, के ब्रह्मानंद रेड्डी हैं। इनकी नियुक्ति 1972 में होता है। इनका कार्यकाल जो है 1974 से और 1979 तक रहता है। उसके बाद है सातवां वित्त आयोग जे.एम. सेलट हैं। इनकी नियुक्ति 1977 को होता है और इनका कार्यकाल जो है 1979 से 1974 तक रहता है। 1974 में इंदिरा गांधी की हत्या किया गया था। उसके बाद है आठवां वित्त आयोग कौन है, वाई.बी. चौहान है। इनकी नियुक्ति 1982 में हुआ था और इनका कार्यकाल जो है 1984 से 1989 तक इनका कार्यकाल रहा था। उसके बाद है नौवां वित्त आयोग कौन है, तो एन के पी साल्वे। इनका जो कार्यकाल है 1989 से 95 तक रहा था। 10वां जो वित्त आयोग है उनका नाम क्या है, केशरी पंत है। इनका जो नियुक्ति 1992 में हुआ था और इनका जो कार्यकाल है 1995 से 2000 तक रहता है। उसके बाद है कि 11वां वित्त आयोग कौन है, ए.एम. खुसरो हैं। इनका नियुक्ति कब हुआ था, 1998 में हुआ था और इनका जो कार्यकाल है 2000 से 2005 तक रहता है। डॉक्टर सी रंगराजन, याद रखिएगा, डॉक्टर सी रघुराजन। इनका जो नियुक्ति है 2002 में हुआ था। इनका कार्यकाल 2005 से 2010 तक रहता है। उसके बाद है 13वां वित्त आयोग कौन है, डॉक्टर विजय एल केलकर। इनकी नियुक्ति 2007 में हुआ था और इनका जो कार्यकाल है 2010 से 15 तक रहता है। उसके बाद है वाई.बी. रेड्डी, ये आपके 14वां वित्त आयोग है। इनकी नियुक्ति 2013 में किया जाता है और इनका जो कार्यकाल है 2015 से 20 तक रहता है। उसके बाद है आपके 15वां वित्त आयोग कौन है, एन.के. सिंह है वर्तमान में। इनकी नियुक्ति 2017 में किया गया था। इनका जो कार्यकाल है 2020 से 25 तक रहेगा। और यहाँ पर जो छूट गया है इसे आप लोग जरूर चेक कीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, इसे चेक कर लीजिएगा आप लोग।
कि इनकी नियुक्ति कब हुआ था। तो जितना भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे महान्यायवादी, महाधिवक्ता, CAG और वित्त आयोग से, तो उन सारे पॉइंट को डिस्कस कर लिया गया है। आप सभी लोग को वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।